हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारे चैनल सिम मैथ एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर। ठीक है, तो हमारे पास 2023 का जो पेपर है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसका जो कोड है वो है 822 ZZ। कौन सा सेट है? 822 ZZ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको लिखा है यहाँ पे अनुक्रमांक, तो यहाँ पे बच्चे अपना अनुक्रमांक डालें जो भी आपका हो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। मान लीजिए ये आपका अनुक्रमांक है। मान लीजिए किसी बच्चे का यहाँ पे नाम है, जैसे मैं अपने चैनल का ही नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे शिव मैथ्स एकेडमी। मान लीजिए ये किसी बच्चे का क्या हो गया, नाम हो गया, तो आप बच्चे अपना यहाँ पे नाम डालेगा। ठीक है, और ये जो 928 लिखा होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा संकेतांक। क्या होता है? संकेतांक होता है। ठीक है, पेपर का संकेतांक। और ये होता है हमारा पेपर कोड होता है। ठीक है, तो ये पूर्णांक होगा हमारा। 70 नंबर का पेपर था और इसमें जो आपको समय मिलेगा वो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, इसमें एक नई चेंजमेंट ये आई थी कि इस बार से 20 क्वेश्चन जो थे वो हमारे ऑब्जेक्टिव थे। कहते थे ऑब्जेक्टिव थे, वो हमको OMR सीट पे करने को थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक, ये आप लोग देख सकते हैं, इसके हमें यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे निर्देश पढ़ के सुना देता हूँ। निर्देश आपके पास क्या थे निर्देश? ठीक है, देखिए निर्देश क्या थे मेरे पास। ठीक, ये मेरे पास निर्देश है। देखिए क्या है निर्देश। निर्देश आपको दिया गया था। निर्देश नंबर 1, क्या प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सेकेंड मेरे पास है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जितने प्रश्न दिए गए सभी आपको हल करने हैं। और थर्ड मेरे पास था, इन प्रश्न पत्र के 2 खंड, यानी प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ और खंड बा में। चौथा मेरे पास था, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको किस पे देने? OMR सीट पर देने होंगे। ठीक है, और नंबर 5 है, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या वाइटनर का आदि का प्रयोग ना करें, यानी उसको आप काट नहीं सकते, आप वाइटनर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारे पास, खंड बा में 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर का प्रकार वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी 50 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो लिखित होंगे, यानी उनको आपको कॉपी में आंसर देना होगा। ठीक है, और 7 नंबर मेरे पास पॉइंट दिया गया कि खंड बा में कुल 5 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न है। ठीक है, और 7 नंबर पे है मेरे पास, 8 नंबर पे, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि कितने खंड हल करने, यानी उसके आगे आपको लिखा हुआ है कि कितने खंड आपको हल करने हैं। ठीक है, 9 पॉइंट है हमारे, प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ओके, और 10 नंबर है हमारे पास, प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए जो हल नहीं कर सकते। यानी कि आपको अगर प्रश्न आ रहा तो आप कीजिए, अगर नहीं आ रहा तो उसको आप लोग तुरंत छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चले जाइए उसको। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग अपना पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से, बहुविकल्पीय से। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, क्या दिया गया पहला क्वेश्चन, कि द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या है हमारे पास? 3x² माइनस 6x+4। ठीक, मैं यहाँ पे लिख दूँ, हो सकता है आपको क्लीन ना दिखाई पड़ रहा हो। ठीक है, +4 इक्वल कितना है? 0। क्या निकालना हमें? का विभक्त कर होगा, यानी हमें इसका विभक्त कर बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विभक्त कर के लिए हमारे पास फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, b² माइनस 4ac बराबर 0, ये हमारे पास विभक्त कर होता है। ठीक है, यानी कि इक्वल में हम इसके यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या होता है? विभक्त कर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब इसकी तुलना करेंगे, ठीक, इसकी हम लोग तुलना करेंगे, तो हम जब तुलना करेंगे किससे करेंगे? ax² प्लस bx+c बराबर 0। ठीक है, तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा, a बराबर 3 आएगा हमको हमारे पास, b बराबर हमको मिल जाएगा -6 और c बराबर हमको मिलेगा +4। ओके, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए b² -6 है तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू ए की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू है 4, इक्वल कितना रहेगा? 0 रहेगा मेरे पास। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा माइनस का 36 है, ये -6 है तो ये हो जाएगा 36 माइनस,
ये हो जाएगा 4 में 12, 12 चौक 48, ठीक। तो इक्वल 0 रहेगा, तो ये मेरे पास निकल आएगा माइनस का 12, यानी कितना मिला हमको, माइनस का 12 हमको मिला है, ठीक है। अब आप देखते हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना आया, माइनस का 12, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं जो आपका ऑप्शन डी होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया हमको कि समीकरण 2x प्लस 3x प्लस 2y इक्वल 6 और y बराबर 0 का हल होगा। यानी समीकरण आपको क्या दिया गया है, आपको दिया 3x, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 2y इक्वल 6, ठीक है, ये आपको दिया गया। और यहाँ पे आपको y की वैल्यू दे रखी है, y बराबर 0 दे रखा है आपको, ठीक है। अब देखिए जब y बराबर आपको 0 दे रखा है तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे y बराबर 0 की, ठीक है। तो जब y बराबर 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास बचेगा 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल में 6, ठीक है। तो 3x बराबर कितना बचेगा, 6, तो 3 बन जा और ये हो जाएगा 3 2 जा, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं x बराबर कितना हमको मिल जाएगा, यहाँ पे हमको x बराबर मिल जाएगा कितना, 2, कितना मिलेगा x बराबर हमको मिल जाएगा यहाँ पे 2। इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमको x बराबर कितना मिल जाएगा, 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x इक्वल टू 2। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, देखिए y की वैल्यू हमारे पास 0 हमको क्वेश्चन दी गई, तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो लिखेंगे 2, 0। अब देखिए 2, 0 कहाँ पे है, 2, 0, यानी विकल्प ए, यानी विकल्प फर्स्ट हमारा सही होगा, ओके। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, ये हमारे पास जो सेट है वो 822 जेड टेस्ट है, ठीक है। और ये जो 2023 में जो अभी यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसका ये पेपर हमने यहाँ पे लिया है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ओके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, क्या है हमारा क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन देखिए क्या, यदि मैं पढ़ के सुना देता हूँ, अगर आपको साफ दिखाई नहीं पड़ा तो आप पढ़ के देख सकते हैं क्या है। यदि बिंदुओं ए पे पहुंच जाएगी -4, 2 तथा बी 5, 6 को जोड़ने वाले रेखा खंड का मध्य बिंदु सी α/8, 4 है, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर देता हूँ, जैसे हमारे पास एक ये लाइन है, यहाँ पे पॉइंट है ए और यहाँ पे बिंदु है बी, ओके। तो यहाँ पे जो हमको पॉइंट दिए गए वो दिए गए -4, 2, कितना दिया, -4, 2 दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो बिंदु हमको दिए गए हैं वो हमको दिए गए 5, 6, कितने दिए गए, 5, 6। और यहाँ पे एक मिड पॉइंट है मेरे पास, मिड पॉइंट पे यानी कि बीच में यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास सी, क्या है, सी। तो यहाँ पे पॉइंट दिए हमको α/8, 4, ये हमको पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इनका मध्य बिंदु निकालना है। तो देखिए ये जो बिंदु होते हैं ये होता है x1 और y1 होता है, और ये मेरे पास हो जाएगा x2 और y2 होता है, ठीक है। और ये होते हैं x, y, ओके। हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। तो देखिए मध्य बिंदु के लिए हमारे पास फार्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक जब हम लोग निकालते हैं तो फार्मूला हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, x1 प्लस x2 और अपॉन 2, ठीक है, और y1 प्लस y2 और अपॉन 2, ये होता है हमारा मध्य बिंदु के लिए फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मध्य बिंदु हमको दिए गए, कितने दिए गए हमको, α/8, 4, ठीक है, ये हमको दिया गया, बराबर x1 की वैल्यू कितनी है, -4, तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग -4, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है, देखिए x2 की वैल्यू है 5, ठीक है, अपॉन कितना रहेगा 2। y1 की वैल्यू हमारे पास है 2 और y2 की वैल्यू हमको दी गई है 6 और अपॉन कितना रहेगा, 2 रहेगा, ओके। तो देखिए इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए हमको यहाँ पे मिलेगा α/8, 4, ठीक है, इक्वल, ये हो जाएगा मेरे पास, देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमको 1/2 और ये हमको मिल जाएगा 8/4, ठीक। इसको तो हमें सोल्व करना नहीं क्योंकि ये हमारे पास x की वैल्यू है, तो ये x हो गई और ये वैल्यू हमारे पास y है। हमको केवल किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा की, तो ये हो जाएगा α/8 इक्वल कितना हो जाएगा, 1/2। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2α
बराबर 8। इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 बन जा 2 4 जा, तो अल्फ़ा बराबर हमारे पास कितना मिला हमको 4। अल्फ़ा बराबर हमको कितना मिल गया 4। ठीक है, तो देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, विकल्प देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और हमारा आंसर कितना आया है 4। तो हम लोग देखते हैं विकल्प नंबर बी, यानी ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बराबर 4 हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और 4 की तरफ, सॉरी 4 की, और इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं पहले। ये आप नोट करना चाहें तो जो बच्चे नोट करना चाहें वो नोट करते रहे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होंगे। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्लीन कर दूं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी, यानी एक त्रिभुज हमको दिया गया है ए बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक त्रिभुज यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये आपको एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, त्रिभुज बन गया ए बी सी। इसमें क्या दिया, ए बी बराबर दिया गया 6√2। कितना दिया गया 6√2। तो सॉरी समकोण है तो समकोण का ही ड्रा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक, समकोण ट्रायंगल कुछ इस टाइप से बनते हैं। ओके, तो ये मैंने समकोण एंगल बना दिया। ठीक, अब देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, ए बी बराबर देखा 6√2 और बी सी बराबर ये देखा कोण बी, हमको कोण बी का हमको मान बताना है। ठीक है, तो कोण बी का हमको मान बताना है, तो चलिए हम लोग बताते हैं यहाँ पे कोण बी का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग क्या है त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, तो इस भुजा को हम इसको नंबर डाल देते हैं ए, यहाँ पे हमने डाल दिया बी, इसको डाल दिया सी। ए बी बराबर हम मान लेते हैं कितना है हमारे पास 6√2, तो ये हो गया 6√2। ठीक है, ए सी यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा दी गई तो उसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कार्ड मान लेते हैं, और बी सी को हम लोग मान लेते हैं 6। ठीक है, अब देखिए हमारे पास से ये भुजाएं हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें कोण बी की वैल्यू बतानी है, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो जाता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे मैं ये फार्मूला जब लगाऊंगा तो देखो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे कर्ण को हम लोग सबसे बड़ी भुजा मानते हैं तो हमने यहाँ पे रखेंगे हम 12 का स्क्वायर। ठीक है, आधार हम ले लेते हैं 6 का स्क्वायर, और लंब हमारे पास है 6√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसको क्लीन कर देते हैं, ये पहले वाले क्वेश्चन का है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कितना 12 का स्क्वायर होता है 144, कितना होता है 144। ठीक है, और 6 का होता है 36 यानी 36। ये हो जाएगा हमारे पास 36 × 2। ओके, तो ये हो गया कितना 36 प्लस ये हो जाएगा 36 दूनी 100, कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, कितने हो जाएगा 36 दूनी 72 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास कितना मिलेगा, 1 मिनट क्वेश्चन को थोड़ा चेक कर लेते हैं वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में। √3 दिया गया था, सॉरी सॉरी फ्रेंड्स,
ये √3 दिया गया था, ठीक है, ये √3 दिया गया। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास 3, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 36 × 3, तो ये मेरे पास हो जाएगा 36 × 36 या 108 होता है, कितना होता है 108, ठीक। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 144, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 144, यानी कि दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई है। तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, एक समकोण होगा, क्या होगा, समकोण होगा, क्या होगा, समकोण, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखते हैं 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है, विकल्प नंबर ए, यानी ये हमारा एंगल सही हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं जल्दी से। नोट करना चाहें तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 क्या है, वो है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, और जब हम भाग करते हैं 125 से करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 8 बचता है, और जब 70 करते हैं तो 5 बचता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया 125, 125 जब आप भाग कर रहे थे तो शेष कितना बच रहा था, 8, तो 8 माइनस कर दीजिए, कितना बचा यहाँ पे, 15 में से 8 जाएगा 7, यानी कि 117 बचा, कितना बचा 117। और जब आप 70 से भाग करते हैं तो बचता है 5, तो यहाँ पे 70 से आपको माइनस कर देना है 5, तो कितना बचा यहाँ पे 65, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी से बड़ी शब्द यूज हुआ है, क्या हुआ है, बड़ी से बड़ी, तो आप लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो हम लोग निकालते हैं HCF किसका, 117 और 65 का, ठीक है। तो इनका जब हम HCF निकालेंगे तो देखिए 117 क्या होता है, 117 के फैक्टर होते हैं 9 × 13, ठीक है, और 65 के होते हैं हमारे पास 5 × 13। तो देखिए कॉमन कितना फैक्टर है, 13, तो हमारे पास यहाँ पे HCF निकल के आएगा हमारे पास 13, ठीक है। तो HCF कितना मिला हमको, 13, यानी कि हमारा विकल्प नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 5 का, विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 13 आएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप लोग क्लीन करना चाहें तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि समीकरण x² + kx - 6 = 0 का एक मूल -2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया x², ठीक है, +kx और -6 = 0 दिया गया आपको, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है एक मूल इसका कितना है, 2, यानी हमको x = दे रखा है -2, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। x = -2 हमको क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा k × -2 और -6 = 0 हो गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ये -2x 2k हो गया, ये -6 = 0, तो हमारे पास कितने बचेगा, -2k और -2 = 0, तो -2k बराबर हो जाएगा 2, 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो k = -1, तो हमारा विकल्प नंबर क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट आ जाएगा, यानी कि -1 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये आप लोग नोट कर लिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए इसको हम लोग क्लीन करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, क्या दिया गया आपको, आपको क्वेश्चन समझे, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ कितनी हैं, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं, तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी इसके एक समचतुर्भुज है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये हमको बताना है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पहले मैं एक चतुर्भुज बना दूं, ठीक। तो देखिए ये
इसको क्लीन कर दूँ जरा, 1 मिनट। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक समचतुर्भुज। तो ये बना दिया मैंने एक चतुर्भुज। ठीक है, एक वर्ग बनाया मैंने, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, तो वही होता है हमारा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब देखिए आपको जो चीज़ दी गई है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, क्या क्या चीज़ आपको दिया गया है। देखिए, एक तो ये मेरे पास हो जाएगा, मान लीजिए ये हो जाएगा मेरे पास ए। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए। ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो जाएगा डी। ठीक है, अब इसके जो विकर्ण है, विकर्ण मैं इस तरीके से मिला देता हूँ। ये मैंने एक विकर्ण मिला दिया, एक विकर्ण इसको मिला दिया। ठीक है, आप बना लीजिएगा। और यहाँ पे जो कट कर रहे हैं ये आप लोग देख सकते हैं, ये बनते हैं 90 एंगल के। कितने एंगल के बनते हैं? 90 के, सभी 90 के होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया है यहाँ पे कि विकर्णों की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर है, यानी हम ए सी बराबर मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 6 ये हो जाएगी। ठीक है, 6 ये वाली भुजा हो जाएगी और 6 ये हो जाएगी। ठीक है, और हमको क्या दिया गया है? बी डी को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 16 दी गई। तो हमारे पास क्या होगा? 8 भुजा ये होगी और 8 भुजा ये हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या बताना है? हमको बताना है कि समांतर चतुर्भुज की भुजा की लंबाई, हम यानी कि हमको या तो ए डी मिल जाए या सी डी बी सी, यानी इनमें से हमें एक भुजा बतानी। ये सभी भुजाएं हमारी बराबर है। ठीक, तो देखिए एक ट्रेंगल और बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक ट्रेंगल और बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरीके से एक समकोण बन रहा है। तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे कितना? ए, यहाँ पे हम लेके नंबर डाल देते हैं यहाँ पे ओ, और ये हो जाएगा मेरे पास डी। ठीक, तो ये हो गया मेरे पास डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा? यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, ये हो गया ए, ये हो गया मेरे पास ओ, ये हो गया बिंदु डी। अब देखिए यहाँ पे मुझे कितना मिला? ये हमने एक्स मान रखी थी, ये भुजा हमको 6 दे रखी थी, और ये भुजा हमको मिली है 8। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, जो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने डिग्री पे काटते हैं? 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो एंगल बन रहा है वो कितने है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे मेरे पास पाइथागोरस प्रमेय होगी एक्स स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल आधार स्क्वायर, आधार हमारा कितना? 8, तो 8 का स्क्वायर, और लंब हमारे पास है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर रहेगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, और 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 100। तो यहाँ से एक्स बराबर हमारे पास निकलेगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास भुजा कितनी मिली हमको? 10 सेंटीमीटर, यानी विकल्प नंबर बी हमारा हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। जो बच्चे नोट करना चाहें वो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो हमसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या दिया गया है कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, क्या दिया हमको? हमको दे रखा है साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ओके, और जो बोल रहा है कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम है। ठीक है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे हमें थीटा का मान बताना है। ठीक, तो देखिए सिंपल हम लोग को क्या कर देना है, हम लोग क्या करते हैं साइन थीटा का दोनों दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं हम लोग। ठीक है, साइन थीटा का दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे? साइन थीटा। ओके, इक्वल में कितना हो जाएगा यहाँ पे? कॉस थीटा, और अपान में भी कितना रहेगा? कॉस थीटा। वो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम भाग कर रहे हैं साइन से, तो यहाँ पे रहेगा साइन थीटा। ओके, अब देखिए ये चीज़ कट के बन जाएगी 1, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है हमारे पास कॉट थीटा। ओके, और 1 कहाँ पे वैल्यू होती है? बैन वैल्यू होती है 45, तो हम लिखेंगे इसको कॉट
45 डिग्री इक्वल में हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा, तो इससे चीज कट जाएगा, तो थीटा बराबर हमारे पास निकल आएगा कितना 45 डिग्री, यानी कि हमारा विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 45 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, ये आप लोग नोट करना चाहें तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, विकल्प मैंने बता दिया आपको, विकल्प नंबर बी हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 144 हमको दिया गया, इसको हमको फैक्टर करने, पहले हम लोग 2 से काटेंगे, 7 टाइम 2 टाइम, ओके, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करते हैं कितना मिलेगा हमको यहाँ पे 9, और 2 से डिवाइड होगा 3 करेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 करेंगे 1 टाइम जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 कितनी बार, 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर हो गई है 4, कितनी हो गई है 2 की पावर हो गई है 4 हो गई है। ठीक है, इंटू 3 की पावर हो गई है 2, तो हमसे घातों का योग पूछा 4 + 2, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, तो हमारा विकल्प नंबर ये करेक्ट होगा, विकल्प नंबर सी, यानी 2 की घात 4 तो आएगा, वो कितना हो जाएगा 2 की घात 4 हो जाएगा, 3 की घात 2, यानी 4 और 2 6। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया हमको, बिंदु दिए गए हमको -3, 5 की बाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमारे पास बिंदु हैं -3, 5, ठीक है, और इनकी बाई अक्ष से दूरी हमको बतानी। तो देखिए दूरी कुछ इस तरीके से होती है, एच जो हम लोग बनाते हैं वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो बिंदु दिए गए, मान लीजिए ये हमारे पास 1 हो गया, 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से हैं, और इस साइड हम लोग अगर चलेंगे तो ये हो जाएगा -1, -2 और -3। तो देखिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक, और ये हमारे पास 5 है, तो आप लोग देखते हैं अगर हम इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास बनेगा ये। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालनी है, इनके बीच की दूरी निकालनी है, हमें क्या निकालनी है बाई अक्ष से दूरी। तो आप लोग देखते हैं बाई अक्ष हमारा ये वाला है, ये बाई अक्ष है, और ये हमारा एक्स अक्ष है। तो बाई अक्ष से कितनी दूरी पे देख सकते हैं आप लोग, ये कितनी दूरी पे है यहाँ पे, बाई अक्ष से कितनी दूरी पे -3, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर -3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बाई अक्ष से -3 की दूरी पर है ये। ओके, केवल आपको फिगर बता के बताना था। अगर यहाँ से ये पूछता कि एक्स अक्ष से कितनी दूरी पे, तो हो जाता हमारा आंसर ये वाला हो जाता 5, कितना हो जाता 5 हो जाता। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन क्या दिया गया हमको, साइन 15, कितना दिया गया यहाँ पे साइन 15 डिग्री अपॉन हमको दिया गया है कॉस 75 डिग्री। ठीक है, साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है कि साइन 90 - थीटा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब यही हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो देखिए हमारे पास कितना लिखा है यहाँ पे साइन तो 15 है, तो हम इसको लिखते हैं 90 माइनस का 75 डिग्री। ओके, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा मेरे पास कॉस 75 डिग्री। तो देखिए साइन 90 - थीटा क्या हो जाता है कोस थीटा, तो ये हमारे पास हो गया है यहाँ पे कॉस 75 डिग्री, अपॉन में भी यही रहेगा कॉस 75 डिग्री, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 1, यानी कि हमारा विकल्प नंबर 1 हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया गया निम्न, क्वेश्चन नंबर 12 हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसका माध्य बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे 4 बॉक्स बनाने होंगे, तो चलिए मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप बनाएंगे। इस तरीके से आप लोग एक टेबल बना लीजिए, ये मैंने एक टेबल ड्रा कर दी है। ठीक, अब इसमें आपको केवल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो देखिए पहला एक आप बॉक्स बना लीजिए इस तरीके से। ठीक, 4 बॉक्स आपको बनाने हैं ओनली। ठीक है,
तो ये मैंने 4 बॉक्स बना दिए हैं। ठीक, एक बॉक्स आप इस तरीके से बना दीजिए, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए आपको क्या क्या दिया गया वो आप लोग यहाँ पे केवल नोट कर दीजिए। देखिए आपको दिया गया है वर्ग अंतराल। ठीक है, क्या दिया है आपको? वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए वर्ग अंतराल। ठीक है, ये हो गया मेरा वर्ग अंतराल। ठीक है, ये बारंबारता, बारंबारता को हम लोग लिखते हैं एफ से। ठीक है, बारंबारता को हम लोग किससे लिखते हैं? एफ से। और मध्यमान यहाँ पे आता है मध्यमान, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे और मध्यमान को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर हिंदी में। ठीक है, मध्यमान। ठीक, और यहाँ पे कॉलम रहेगा मेरे पास एफ इंटू एक्स का। ठीक है, कितना रहेगा? एफ इंटू एक्स का। ठीक, अब आप चाहें तो इस तरीके से आप ये लाइन आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कितने कॉलम, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप 5 लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, 5 लाइनें। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 लाइन ड्रॉ। कितनी होगी? 2, ये हो गई हमारे पास 3, और ये हो गई हमारे पास 4। ठीक, तो अब हमने ये 5 लाइनें यहाँ पे ड्रॉ कर दी हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ। पहले मेरे पास अंतराल कितना है? 0 से 10, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 से 10। दूसरा हमारे पास कितना है? 10 से 20, फिर कितना है? 20 से 30, और फिर है 30 से 40, और लास्ट वाला हमारे पास है 40 से 50। ठीक है, एफ हमको दिया गया कितना? 5 दिया गया हमको, 6 दिया गया, और 5, फिर 3 और 1। एक्स हम लोग कैसे निकालें? देखिए 0 और 10, ये हमारे पास दिया गया 0 प्लस ये जो वर्ग अंतराल है इनको हम लोग ऐड करेंगे। तो देखिए 0 और 10 कितना हो जाएगा? 10, 10 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 का आधा करेंगे कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। ऐसे ही 10 और 20, 30 हो जाएगा, 30 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा? 15। और ये 30, 50, ये यहाँ पे एंड करेंगे कितना आ जाएगा? 25, ये आ जाएगा 35, और ये आ जाएगा मेरे पास 45। ठीक, तो ये वैल्यू आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल दी है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए अब हम लोग करते हैं इसका एफ इंटू एक्स, यानी 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुणे 5 25 होता है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाए 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, और ये हो जाएगा 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 35 तियाँ 105, और 45 एकम 45। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? एक कॉलम और हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, और वहाँ पे हमें क्या करना है? ऐड करना है हमको। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ऐड करना। देखिए इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आएगा सिग्मा एफ। तो कितना आ जाएगा? ये 5 और 6 11, 11 और 5 कितना होता है? 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20। कितना आ जाएगा मेरे पास? 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20। इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो एफ एक्स, तो ये मेरे पास कितना ऐड करके आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास, ऐड कीजिए आप लोग 390 समथिंग, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 390। अब देखिए हमें निकालना है एक्स बार, तो फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक, तो ये हो गया 390 बटे में कितना हो गया? 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचा? 39/2। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 19.5, यानी 19.5 हमारा कहाँ पे आ रहा है? विकल्प नंबर डी, यानी कि हमारा 19.5 आएगा आंसर, यानी विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका। क्वेश्चन नंबर ये मेरा कितना था? क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये आपको देखो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे होंगे, तो इसको हम लोग इस साइड लगा देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 हमको दिया गया है कि 3 cot थीटा बराबर 4, तो कोसेक थीटा का मान, यानी हमको दिया गया 3 cot थीटा बराबर 4। ठीक है, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? हमको वैल्यू निकालनी है कोसेक थीटा की। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास cot थीटा बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/3 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें निकालनी है वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे एक इस तरीके से ट्रेंगल बना लेंगे, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा मेरे पास ए बी और सी। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? ये आपने अगर पढ़ा हो, याद हो आपको, लाल बटे कक्का करके। ठीक है, ये मैंने त्रिकोणमिति में पढ़ाया था। तो आधार बटे लंब, यानी आधार हो जाएगा 4 और लंब हो जाएगा 3।
ठीक। तो ये हमारे पास कितना मिल जाएगा हमको 5 मिलेगा, कारण हमको कितना मिल जाएगा 5। यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे आप लोग, ए सी का स्क्वायर बराबर आपके पास होगा यहाँ पे ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा यानी 3 का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर होगा यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 5 हमने लिख दिया है यहाँ पे, डायरेक्ट हमें पता था इसलिए हमने लिख दिया है, लेकिन हमें निकालना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि ये हो जाएगा 25। ठीक, तो 25 किसका होगा, ये ए सी स्क्वायर होगा, यानी कि ए सी बराबर आ जाएगा मेरा 5। तो ये हम लोगों ने निकाल दिया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है कोसेक थीटा की। अब ये कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कितना होता है, कर्ण बटे लंब। अब ये कर्ण हमको दिया गया है 5 और लंब हमको दिया गया है 3, यानी कि 5/3, यानी विकल्प नंबर बी, सॉरी विकल्प नंबर सी होगा 5/3, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, 5/3। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसको हम लोग क्लीन करते हैं, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 क्या है, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। अब देखिए, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पे 2 हैं तो एक को हम बंद कर देते हैं, दूसरा हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई आर 2⁻3। ठीक है, बराबर आपको कितना दे रखा है 27/64, ये आपको वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ कट रही है उसको आप काट दिए, देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई से कैंसिल। अब हमारे पास बचा है यहाँ पे कितना R1/R2, और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पे 27 को हम लिखते हैं 3⁻3, और 64 को हम लिखते हैं 4, तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे R1/R2 बराबर हमको मिल गया 3/4। ठीक है, तो ये हमारे पास R1 और R2 क्या निकल आई है, वैल्यू निकल आई है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जब निकालेंगे तो देखिए कितना मिल जाएगा हमको। देखिए हमें क्या निकालना, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr1² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4πr2²। तो देखिए 4π से 4π कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पे यहाँ बचा मेरे पास R1/R2 पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो R1/R2 की वैल्यू हमने निकाली है 3/4 का स्क्वायर, यानी 3/4 का स्क्वायर 3 का 9 और 4 का 16, यानी 9:16। ठीक, तो आप लोग विकल्प देखते हैं 9:16 हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए हमारा करेक्ट है, 9:16। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं जल्दी से। इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 और 27 है, यानी कि हमको दे रखा है बहुलक, हमें दे रखा है 45। ठीक है, और माध्य हमको दे रखा है 27। ठीक है, बहुलक और माध्य हमको दे रखा है। ठीक है, अब देखिए बहुलक बराबर होता क्या है, फार्मूला लिख दूं मैं यहाँ पे, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका और -2 गुणे माध्य, ये होता है फार्मूला। ठीक है, हमें निकालना है माध्यिका। तो देखिए यहाँ पे बहुलक हमको कितना दिया गया है 45। ठीक है, ये हो गया 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका को हम लोग माध्यिका ही लिखते हैं यहाँ पे, माध्यिका -2, और माध्य हमको दिया गया है 27। ठीक है, तो 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, 54 को इधर भेज दीजिए आप लोग, तो 45 + 54 बराबर कितना हो जाए 3 गुणे माध्यिका। ठीक, तो ये जोड़ के कितना 5 4 9, ये 9 99 हो गया, × 3, ये हो जाएगा हमारे पास माध्यिका।
ठीक, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा यानी कि 33। हमारा माध्यिका कितना आ गया, माध्यिका हमारे पास आ गया 33। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 33 हमारा आंसर आएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, इसको हम लोग क्लीन करते हैं। ये आप फार्मूला जरूर याद रखिएगा, ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको क्लीन कर दूं पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 16। समीकरण एक्स स्क्वायर, 16 दिया गया हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे, यानी हमें इसके क्या बताने हैं, मूल बताने हैं हमको। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस एक्स, दो बार लिख सकते हैं हम लोग, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का 1। तो यहाँ से हम लोग एक्स कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पे एक्स माइनस 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे तो एक्स माइनस 1 इक्वल 0। तो आप लोग देखते हैं एक्स माइनस 1 आ गया मेरे पास एक, और एक आएगा एक्स माइनस 1 बराबर 0, यानी हमारे पास दो फैक्टर आए हैं यहाँ पे। तो आप लोग देखते हैं इनको हम लोग जब एक्स बराबर 0 करेंगे तो 1 1 कामा 1, यानी कि हमारे विकल्प नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 कामा 1 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। 17 हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमको दिया गया है कि यदि 7 13 20 और 17 तथा 3x का समांतर 18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए समांतर माध्यम क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है हमारे पास कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पद, कुल पद। अब समांतर माध्य आपको दे रखा है 18, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18। ठीक है, पद आपको दिए गए, आपको दिया गया 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 17 और प्लस 3x। कितने पद हो गए ये, 3 2 5, यानी कि यहाँ पे रखेंगे हम लोग बटे में 5। ठीक है, अब ये हो जाएगा 18 पंचे 90 इक्वल 7, ये 20 हो गया, 20 20 40 40, और ये 50 57, कितना हो गया 57, और प्लस का कितना हो गया 3x। ठीक है, जोड़ कितना हो गया 57, और इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 90, माइनस का कितना हो जाएगा 57 बराबर 3x। ठीक, तो 90 में से 57 को जब हम लोग माइनस करेंगे, 90 से 57 माइनस करेंगे तो बचेगा मेरे पास 33। कितना बचेगा यहाँ पे 33 बराबर कितना हो गया 3x। तो इससे काट कर देंगे तो ये बचेगा x बराबर 11, यानी x की वैल्यू कितनी मिली हमको 11, यानी विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, और इसको हम लोग जल्दी से क्लीन करते हैं। नोट करना चाहें तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग जल्दी से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 दिया गया आपको समीकरण 3/x, कितना दिया गया 3/x माइनस 2x बराबर दे रखा हमको 2/x। ठीक, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा x, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे पास 2/x। देखिए x से x कैंसिल हो गया, अब मेरे पास कितना बचा है यहाँ पे 3 माइनस 2x स्क्वायर इजकल टू 2, तो हम इसको इधर लाएंगे 3, ये हो जाएगा -2 बराबर में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 1, यानी 2x स्क्वायर 1, यानी x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/2, यानी x बराबर निकलेगा प्लस माइनस 1/√2, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली है a, विकल्प हमारा a हमारा विकल्प हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को, इसको हम लोग क्लीन करते हैं यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है मेरे पास, यहाँ पे मुझे दिया गया यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:7 हैं, यानी दो त्रिभुज हैं उनकी जो भुजाएं हैं वो समरूप हैं, यानी कि हमारे पास कोई दो त्रिभुज बने हुए हैं, इस तरीके से मैं यहाँ पे बना दूँ चाहे तो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, अनुपात इन भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, दो त्रिभुज जब समरूप, मैं पहले लिख देता हूं, दो समरूप त्रिभुज का अनुपात, अनुपात आपको देखा 4:7, तो इनका आप डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात वर्ग होता है। क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, भुजा का वर्ग, वर्ग होता है। ठीक है, भुजा का क्या होता है, वर्ग होता है। यानी हमको दे रखा है यहाँ पे ए बी अपॉन, हम कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे सी डी मान लेते हैं। ठीक है, इनका हमें स्क्वायर कर दिए तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है। तो हमारे पास कितने दिए, 4/7, इनका आप वर्ग कर दिए। 4 का होता है 16 और 7 का होता है 49, यानी 16:49, यानी विकल्प नंबर बी ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट आपको जो भुजाएं दी जाएं उनका आप वर्ग कर दीजिए ओनली। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन 19। ये हमको दिया गया क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन क्या है उसको अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया हमको, ये जो विकल्प टिक इसमें है वो बच्चों ने टिक किए हैं, तो हो सकता है वो गलत हो, उन पे आप मत जाइए, जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोग टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्या, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि एक वृत्त है वो मात्रा रूप से बराबर है। तो हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और परिमाप यानी कि परिधि जो होती है वो होती है हमारे पास 2 पाई, और ये दोनों बराबर है, सवाल में बोला गया। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर। देखिए यहाँ से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर बराबर कितना बचा हमारे पास 2, यानी कि हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 मात्रक। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चन हैं मेरे पास ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 से, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। अभी के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, या हो सकता है मैं अभी उनको सॉल्व कर दूँ। ठीक है, हेलो डियर स्टूडेंट। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ठीक है, यहाँ खंड बा हमारे पास स्टार्ट होगा। तो खंड बा में जो हमको क्वेश्चन दिए गए हैं वो हमारे पास हैं रिटन में। ठीक है, यानी कि जो 20 तक क्वेश्चन थे वो हमको कहाँ करने थे, वो हमको करने थे OMR शीट पे। आज हम लोग पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारे पास सेट है 2022 का 822 ZZ, ठीक है, इसका जो कोड है 822 ZZ। ठीक है, यूपी बोर्ड जो एग्जाम हुआ था 2023। ठीक है, तो ये 2023 का पेपर है मैथमेटिक्स का। किसका पेपर है, ये मैथ्स का पेपर है। ठीक, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसको आप लोग, ठीक है, अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है। फर्स्ट क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यानी आपको सिद्ध करना है कि जो √2 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, ये सिद्ध करना है, यानी कि वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो यहाँ पे आप जस्ट उसका उल्टा मानेंगे। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने यहाँ पे मान लिया है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं √2 बराबर A/B, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है उनको हम A/B के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आप डाल दिए इक्वेशन नंबर 1। अब करेंगे आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का हम जब लोग वर्ग करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारे पास √2 का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया बी स्क्वायर। अब देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 2, और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा ये ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। ओके, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे हमको थोड़ा हिंदी लिखना पड़ेगा। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि ए स्क्वायर 2 से क्या है दोस्तों, विभाज्य है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ठीक है, तो ए भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, विभाज्य होगा। ओके, ए भी 2 से क्या हो जाएगा मेरा, विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अब हम लोग रखेंगे यहाँ पे ए बराबर, देखिए 2c, और c जो है वो एक पूर्णांक है। क्या है फ्रेंड्स, एक पूर्णांक है। c एक यहाँ पे क्या है मेरे पास, पूर्णांक है। ठीक, तो आप लोग रखेंगे c बराबर, तो यहाँ पे हम रखते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा ए की जगह हम लोग रखेंगे 2c, तो हो जाएगा 2c का स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 2c स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 2b स्क्वायर। देखिए एक 2 से एक 2 ये कैंसिल हो जाएगा मेरा, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा मेरे पास बी स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में क्या है मेरे पास, यहाँ पे हमारा जो बी स्क्वायर है वो 2 से क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक, और जब बी स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो बी भी हमारा क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः यह हमें हमारी त्रुटिपूर्ण क्या थी कि हमने इसको शुरुआत में हमने क्या मान लिया था कि हमने माना था कि √2 है एक परिमेय संख्या, हमने ये मान लिया था ना, तो वो हमारी गलती थी। ठीक है, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी √2 एक हमारी अपरिमेय संख्या होगी। ओके, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसको हम लोग देखते हैं। पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, देखिए ये आप लोग नोट करना चाहें तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड पार्ट क्या है, हमारे पास एक त्रिभुज हमको दिया गया है कि त्रिभुज है हमारे पास PQR में कोण P जो है वो 90 डिग्री का है। तो चलिए मैं एक कोण यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ठीक, इस तरीके से ये एंगल हम यहाँ पे ड्रा कर, ठीक, ये बन गया हमारा, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। कितने का हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए ये एंगल मेरे पास है 90 डिग्री का, और कोण Q ये हो गया कोण Q, इसको हम लिखते हैं 90 डिग्री, और हमें क्या दे रखा है PQ, यानी कि इसको हम डाल लेते हैं P, और ये मेरे पास हो जाएगा R। ओके, अब देखिए tan P बराबर हमको दे रखा क्वेश्चन में, tan P बराबर हमें क्या दिया, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, tan P बराबर मेरे पास है 1/√5। tan P बराबर मेरे पास कितना, 1/√5। और इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या था, लाल बटे कक्का, ये बताया था। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कितना होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास हो जाएगा 1, और आधार हमारे पास कितना हो जाएगा, आधार हमारे पास हो जाएगा √5। कितना हो गया, √5। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे त्रिभुज
ए पी क्यू आर में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारे पास, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये तो हमको निकालना है। पी क्यू हमको दिया गया ए। ठीक है, क्यू आर हमारे पास है √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 5 यानी कितना आया मेरे पास 6, यानी कि पी आर स्क्वायर बराबर आ गया 6, यानी कि पी आर बराबर निकल के आ जाएगा √6, यानी ये वैल्यू मेरे पास कितनी मिली हमको, √6 मिली है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें वैल्यू किसकी किसकी निकालनी थी, हमको वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं हम लोग, हमें वैल्यू निकालनी है साइन पी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन पी। तो साइन पी बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, देखिए साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 1, कर्ण हमारे पास निकला √6। फिर हमें किसकी चाहिए, कॉस आर। अब देखिए कॉस आर हमारे पास यहाँ पे, सॉरी ये गलत हो गया, 1 मिनट, इसको हमें लिखना है साइन पी। देखिए पी हमारा ऊपर, अब यानी ये मेरा आधार रहेगा, पी क्यू हमारा क्या रहेगा, आधार, और क्यू आर हमारा लंब रहेगा। तो ये हो जाएगा √5/√6 साइन पी की वैल्यू। ओके, अब कोस आर की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। तो आधार है √5 और कर्ण है हमारे पास √6। अब हमको निकालनी है किसकी, कॉस पी की। तो कॉस पी की जब हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये पी ऊपर दिया, ये आधार है, तो आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा √6। फिर हमें किसकी निकालनी है यहाँ पे, साइन आर की वैल्यू, साइन आर की, यानी कि लंब बटे कर्ण। अब देखिए आर यहाँ पे लंब हमारे पास कितना रहेगा 1 और कर्ण हमारे पास रहेगा √6। अब हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है वो इसमें हम लोग पुट कर दे, क्योंकि हमें इसी का क्या चाहिए, मान चाहिए। ठीक है, तो हमें किसका मान चाहिए, यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, हमें चाहिए मान यहाँ पे साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी और साइन आर, साइन आर। ठीक, ये वैल्यू मेरे पास है, तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ वैल्यू को। तो देखिए हमें कितना मिल जाएगा, साइन पी की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, √5/√6 इंटू इसकी वैल्यू है √5/√6 प्लस कॉस पी की वैल्यू है हमारे पास 1/√6, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/√6। ओके, अब देखिए हमें कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा √5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया अपॉन में 6, प्लस ये हो जाएगा 1/6, तो ये होगा 6/6 डिवाइड करें कितना आ जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर हमारा कितना आएगा 1 आएगा। ओके, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। ओके, ठीक है, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 21 का गा। ठीक है, 21 का गा हमारे पास क्या है, 21 का गा हमको दिया गया है कि ये दिया गया 4x² + 3x + 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि 21 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 21 का गा हमारे पास है क्या है, 4x² + 3x + 5 बराबर 0। ठीक है, इसके हमको मूल बताने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 चक्कू 20, और 20 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए मेरे पास, 3 आना चाहिए 20 के। ठीक है, यानी 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए मेरे पास आना चाहिए 3। तो देखिए 20 के मेरे पास क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक तो होता है 4, 5 चक्कू 20 यानी 5 + 4 हो सकता है, तो वहां से तो बनेगा नहीं। ठीक है, 20 के हमारे पास एक 4 और एक 5 हो सकते हैं,
यहाँ से तो बनेगा नहीं, या तो जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक हो सकता है हमारे पास 10 × 2, अब 10 में तो 2 घटाएंगे तब भी नहीं बनेगा मेरे पास। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 धराचार विधि लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग धराचार विधि जब लगाएंगे तो देखिए हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें पहले तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो तुलना हम लोग कर देते हैं। देखिए तुलना करेंगे, इससे ax² + bx + c बराबर 0 है। देखिए a बराबर हमको मिलेगा 4, b बराबर हमको मिलेगा 3 और c बराबर हमको मिल जाएगा 5। ओके, अब देखिए धराचार मेथड क्या होता है मेरे पास, धराचार। ठीक है, 3 धराचार विधि। ठीक है, धराचार विधि क्या होती है, ये होता है x बराबर -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a, ये होता है हमारे पास फार्मूला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं इसमें हम लोग। तो देखिए हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा -b यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा 3 ± √b² यानी 3 का स्क्वायर 9 -4 a की वैल्यू 4 × 5 अपॉन में कितना रहेगा 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। ठीक, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली है। अब देखिए आगे आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे। देखिए ये मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3 ± √ कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 9 माइनस ये हो जाएगा 4 × 16, 16 × 5 = 80। ठीक है, अपॉन में कितना रहेगा 8। अब देखिए 80 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 71, तो ये हो गया -3 ± √ माइनस का बचेगा 71। ठीक है, कितना बचेगा माइनस का 71 और अपॉन में 8, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम अगर शॉर्टकट में बताना चाहते हैं कि मूल कैसे होंगे तो हम इस तरीके से भी इसको बता सकते थे। देखिए कैसे, अब ये हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी। ठीक, तो हम लोग ये लगा सकते थे यहाँ से b² - 4ac। अब देखिए b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। और यहाँ पे हम लोग 1 मिनट एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, 3 है। अब ये वैल्यू मैंने जैसे यहाँ पे रखी तो 9 हो गई -4, a की वैल्यू हमको दी गई है 4 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 5, तो हो जाए 20 × 80 यानी माइनस का कितना हो गया 80, तो ये बचेगा माइनस का 71। यानी कि देखिए जब d की वैल्यू हमारी क्या है <0 निकली है, ठीक है, यानी कि 0 से छोटी निकली है, 0 से छोटी निकली है, तो जो मूल होंगे मूल वो हमारे काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, तो हम बोल सकते हैं मूल काल्पनिक होंगे। ओके, चलिए इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास घा। क्या दिया गया हमको क्वेश्चन, ठीक, घा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमारे पास दिए गए हैं बिंदु। क्या दिए हमको बिंदु, ए के बिंदु की बी के उनको जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई क्या थी, यानी ये हमारे पास एक रेखाखंड है तो इसकी हमको बतानी है लंबाई, यानी कि ए हो गया और ये हो गया बिंदु बी। ठीक है, ए पे पॉइंट हमको दे रखे हैं 2, -2 और यहाँ पे हमको दे रखे हैं 3, 7। ठीक, तो देखिए हमारे पास x1 बराबर हो गया 2 और x2 बराबर हो गया 3। ठीक है, y1 बराबर हो गया -2 और y2 बराबर हो गया हमारे पास 7। तो देखिए हमारे पास ए बी की हमें दूरी बतानी है, तो इसके लिए फार्मूला होता है मेरे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके,
तो देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास x2 की वैल्यू है मेरे पास 3 माइनस 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस बाई 2 है मेरे पास 7 माइनस ये माइनस ऑलरेडी है तो हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस ये हो जाएगा 7 और 2 9 ये हो गया 9 का स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं 9 का स्क्वायर होता है कितना 81। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा √82। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा √82। ओके आप लोग देख सकते हैं ये मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा √82। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से हम लोग उसको। डा लास्ट का क्वेश्चन है डा अभी मेरे पास। ठीक, इसमें क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि यदि व्यास 1 सेमी वाली 8 सेंटीमीटर लंबी धातु की छड़, यानी धातु की एक छड़ है और वो मैं छड़ यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। ठीक, इस तरीके से इसको हम लोग ड्रा करेंगे यहाँ पे। देखिए ये एक धातु की मैंने छड़ यहाँ पे बना दी, एक धातु की छड़ मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सर्कल लगे हुए हैं तो ठीक है। अब देखिए सर्कल हम लोग किस तरीके से लगाएंगे वो ऐसे देख लीजिए आप लोग। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल लगा होता है जो बेलन होता है, बेलन टाइप का इस तरीके से बने होते हैं मेरे। ठीक है, किनारे पे गोल होते हैं इस तरीके से। लोग अगर देखे हो सही से तो देखिए बेलन इस तरीके से होता है किनारे पे गोल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इसकी आपको लेंथ दे रखी है वो देखिए आपको 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो आपको डायमीटर दे रखी है 1 और लेंथ आपके पास है 8 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी लेंथ है आपके पास 18 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी आपको डायमीटर आपको बतानी, यही आपको ब्रेथ बतानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बोला कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाली, यानी कि आपको डी बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम आर बराबर निकालें तो हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, आधी होती है। कुछ छड़ को पिघलाकर एक मोटाई वाले 18 सेंटीमीटर एक छड़ के रूप में डाला जाता है, उसकी मोटाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों बेलन है तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h होता है। कितना होता है πr²h। इसकी त्रिज्या हम लोग r मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास πr²h हो जाएगा। इसकी दूरी को हम लोग h मान लेते हैं और इसकी हम मान लेते हैं दूरी को, ऊंचाई को πr कैपिटल R रहे हमने, πr²h रहेगा। ठीक है, तो देखिए पाई से यहाँ से पाई कैंसिल, r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी गई 1/2 का स्क्वायर हो जाएगी इंटू h हमको दी गई है 8। यहाँ पे h हमको r स्क्वायर ऐसे रहेगा, h हमको दी गई है 18। कितनी दी गई हमको 18 दी गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/4 इंटू 8 बराबर कितना हो जाएगा r² इंटू 18। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे कितना बचेगा यहाँ पे 9। तो हमारे पास आ गया 1 बराबर r² इंटू 9। तो r बराबर मेरे पास हो जाएगा r² 1/9, यानी कि r बराबर मेरे पास जाएगा 1/√3। इसको हम प्लस माइनस में भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितनी रहेगी 1/3। अब हमारे पास रेडियन निकल आई है, लेकिन हमको क्या बनानी थी डायोमीटर बतानी थी हमको। तो डायोमीटर बराबर 2 गुणे त्रिज्या होती है। कितनी 2 गुणे त्रिज्या, तो हो जाएगा 2 इंटू 1/3। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 2/3। ओके, 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको हम लोग क्लीन करते हैं पहले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है ये,
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरफ मैंने क्वेश्चन को कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन मेरे पास है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य दिया है, यानी इसका में माध्य कितने कॉलम है देख सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7, यानी पहले हम लोग 4 कॉलम की एक सारणी ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं एक सारणी आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। थोड़ी बड़ी लाइन ड्रा करूंगा सारणी को, जिससे क्लियर लिख सकें हम लोग। ठीक है, ये हम लोगों ने ड्रा कर दी है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ठीक, अब देखिए पहला हम एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे हमें कॉलम कितने बनाने होंगे, 4। तो यहाँ पे हम पहला बना लेते हैं वर्ग अंतराल के लिए, ये वर्ग अंतराल के लिए हो गया। ठीक है, फिर ये वाला मेरा कॉलम हो जाएगा बारंबारता के लिए। ठीक, बारंबारता हो गई, और ये हो जाएगा मेरे पास एक्स के लिए, और ये हो गया एफ के लिए। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब इसको हम लोग पहले बना, कितने कॉलम हमको चाहिए, देखिए वैल्यू कितनी है, एक। पहले यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैं नोट कर, ये रहेगा मेरा वर्ग अंतराल, क्या रहेगा, वर्ग अंतराल, ये रहेगा मेरा बारंबारता, इसको हम लिखते हैं एफ। ये रहेगा मेरा मध्य मान, इसे हम लिखते हैं एक्स। ठीक है, और ये मेरा रहेगा एफ इंटू, ठीक है, एफ इंटू एक्स। तो मेरे पास पहला जो कॉलम आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आप लोग, पहला मेरे पास आएगा 10 से 25। ये हो गया हमारा पास एक कॉलम 10 से 25। ठीक है, फिर कितने, 1 2 3 4 5 6 बना लेंगे। एक हो गया, ठीक है, 2 हो गए, 3 4, ये हो जाएगा मेरे पास 5, ये बन गया मेरे पास 6। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को लिख लेते हैं। अब देखिए मेरे पास पहला कितना है, 10 से 25, तो हम लिखेंगे 10 से 25। ओके, फिर हमारे पास कितना, 25 से 40, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 25 से 40। फिर 40 से है 55, और 55 से है 70, और 70 से है 85, कितना है 85, और 85 से है 100। ओके, अब देखिए एफ की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 2, यहाँ देखिए हमको 3, यहाँ 7 6 6 6, तीनों जगह पे 6 6 है। ठीक है, अब देखिए मध्यमान कहते हैं 10 और 25, आप लोग ऐड कर लीजिए, कितना होता है 35, 35 के आधे हो जाएंगे हमारे पास 17.5, कितना होता है 17.5 होगा। ठीक है, अब 35 और आप लोग जोड़ लीजिए कितने को, 40 को, तो देखिए कितना होगा, 35 और 40 आप लोग जब ऐड करेंगे कितना है 25, 25 और 40 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 65, 65 का आधा करेंगे आएगा 32.2, कितना आ जाएगा 32.5। ठीक है, कितना है 32.5 आया। तो हमारे पास देखिए गैप कितने का निकल रहा है, 15 है, यानी 32.5 में अगर हम लोग 15 जोड़ दें, कितना जोड़ दें हम लोग 15, तो 15 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 47। यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 47.5, फिर इसमें 15 जोड़ दीजिए, क्योंकि 15 15 जोड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 62.5, और फिर से हम लोग 15 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 77.5, और फिर से ऐड करेंगे 15, तो ये आ जाएगा मेरे पास 92.5। ये यहाँ से आप इनको जोड़ के 2 का डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं या जोड़ के भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम इंटू करके लिखेंगे, यानी 17 दूनी 34, और ये हो जाएगा मेरे पास 5। ठीक है, अब हमारे पास है 32.5, गुणा करेंगे हम 3 का, तो ये मेरे पास आएगा 97.5, कितना आएगा 97.5। फिर हमारे पास 47.5 है, इसमें हमें 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 332.5, कितना हो जाएगा 332.5। फिर हमारे पास कितना है 62.5, गुणा हम करेंगे कितने 6 में, तो ये मेरे पास आ जाएगा 375। ओके, फिर हमारे पास है कितना 775, इंटू करेंगे हम लोग इसमें कितने 6 का ही करेंगे, तो ये हो जाएगा 465। लास्ट है 92.5 इंटू 6 करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 555।
ओके, ये मेरे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे निकालना है हमें सिग्मा एफ आई। ओके, तो देखिए कितना हो जाए, 5 2 3 5 5 7 12 12 और 6 18 18 और 6 24 24 6 30, कितना आया मेरे पास 30। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 555 प्लस 465 प्लस 375, ठीक है, फिर कितना 332.5, ओके, फिर कितना है हमारे पास 97.5, फिर है 35। तो कितना आया जोड़ के हमारे पास, तो ये निकल गया है सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर निकल गया है हमारे पास 1860। ओके, ये वैल्यू मेरे पास निकल आई। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना था समांतर माध्य निकालना था, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे अब हम लोग समांतर माध्य। तो देखिए समांतर माध्य के लिए फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है, एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो देखिए ये वैल्यू मेरे पास कितनी निकली है, सिग्मा एफ आई 1860 बटे में कितना है 30, तो 1 0 1 0 कैंसिल, कितना बचा हमारे पास 186/3। देखिए 3 एकम 3 तिछक 18 और 3 दूनी 6, यानी कि हमारे पास समांतर माध्य कितना मिला हमको 62, हमारा आंसर आ गया। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने खंड वार में क्वेश्चन नंबर 21 को हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं अगले क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।